अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन अंजीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखना है कि जो आपके सेल के फंक्शन थे, जो कल हम पढ़ रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस क्या क्या चीज़ें बनाता है, क्या किस किस्म के वो वेसिकल बनाता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इसी तरह आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए गोल्जी अपरेटस के स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं कि गोल्जी अपरेटस का बेसिकली क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको पता है गोल्जी अपरेटस क्या होता है, और इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम उसके फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन क्या है गोल्जी अपरेटस के? सिंथेटिक फंक्शन ऑफ ऑल of the Golgi apparatus, although the major function of the Golgi apparatus is to provide additional processing of the substances already formed in endoplasmic reticulum. जो सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसको फर्दर प्रोसेस करके वेसिकल के फॉर्म में लाना, ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। It also has the capability of synthesizing certain carbohydrate that cannot be formed in endoplasmic reticulum. इसके अलावा जो स्पेशल किस्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो गोल्जी अपरेटस ही बना सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनते। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या हुआ? एक तो जो वेसिकल है उसकी प्रोसेसिंग करता है, मतलब कि फर्दर उसको फिल्टर बना के उसको कंसंट्रेट करके जो वेसिकल बने थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी अपरेटस में वो कंसंट्रेटेड होके एक और रिफाइंड वेसिकल बन जाता है। उसके अलावा इसका काम क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है। This is especially true for the formation of large saccharide polymer bound with small amount of protein. Important example include hyaluronic acid and chondroitin sulfate. अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में मौजूद होती हैं। तो आपका जो गोल्जी अपरेटस है, एक तो ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, वेसिकल की प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके अलावा ये क्या कर रहा है कि ये जो आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल किस्म के सैक्राइड लगे होते हैं, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स भी हमने बोला था, उसकी भी फॉर्मेशन में गोल्जी अपरेटस का हाथ है। ठीक है, अब जो हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है उनके फंक्शन क्या है? मतलब क्या हुआ कि हम पढ़े हैं गोल्जी अपरेटस का फंक्शन, उसके अंदर हमने दो टर्मिनोलॉजीज देखी थी कि जो गोल्जी अपरेटस है वो हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो इसके फर्दर चार फंक्शन है। क्या? दे आर द मेजर कंपोनेंट प्रोटियोग्लाइकेन सेक्रेटेड इन म्यूकस एंड अदर ग्लैंडुलर सेक्रीशन। तो आपका ये जो गोल्जी अपरेटस है, प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटियोग्लाइकेन आपस में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं। और ये आपके जितने भी म्यूकस सेल्स हैं, आपके जो भी सेक्रेटरी सेल्स हैं, उसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरह जो आपका हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है वो सेक्रेटरी फंक्शन में हेल्पफुल है। They are major component of the ground substance outside the cell in the interstitial space, acting as a filler between collagen fiber and cells. तो आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला एरिया होता है, वो क्या है? उसके जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है वो कौन से हैं? हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ठीक हो गया। इसके अलावा ये कोलेजन फाइबर का भी हिस्सा है, जो आपके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं ना, फाइबर्स, उनका भी ये हिस्सा होती है। दे आर प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इन बोथ कार्टिलेज एंड बोन। इसके अलावा ये जो कार्टिलेजेस और बोन्स है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पाया जाता है। दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन सेल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन। इसके अलावा सेल की जो एक्टिविटीज हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, एक मतलब एक नंबर से दो नंबर हो जाना, मत 2 से 3, 3 से 4, मतलब प्रोलिफरेट डिवीजन जो उसकी है, उस सब में क्या है कि हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये दोनों कहाँ से बन रहे हैं? गोल्जी अपरेटस से।
तो गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन हुआ, एक तो ये चारों फंक्शन है इसके, दूसरा कौन से हैं, ये प्रोसेसिंग करता है वेसिकल की और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, अब इधर थोड़ी डिटेल के साथ वही बात बताई हुई है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनती हैं, वो क्या करती हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स होती हैं, खुसूसन वो ट्यूब्स जो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास पड़ी होती हैं, उनकी तरफ मूव कर जाती है ताकि वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल के गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर एंटर हो जाए। जैसे वो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर एंटर होता है तो वहां पे क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि वहां फ्यूज होके प्रोसेसिंग करके कार्बोहाइड्रेट इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये गोल्जी ऑपरेटर से भी फर्दर एक्सोसाइटोसिस से निकल के साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें कि गोल्जी ऑपरेटर्स का और कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज टू कंपैक्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेशन इनटू हाईली कंसंट्रेटेड पैकेट। देखो इधर प्रोसेसिंग हो रही है गोल्जी ऑपरेटर्स में, एंडोप्लाज्मिक से पहले वेसिकल निकलता है। ठीक है, समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो निकलता है वो रॉ मटेरियल है, और जैसे ही वो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर वेसिकल एंटर होता है तो उसकी क्या हो जाती है, उसमें जो फर्दर जो डाइल्यूशन है वो खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेसिंग से गुजरेगा वैसे वैसे हाईली कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो जो भी गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर छोटे बड़े सब वेसिकल क्या हैं, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकल के सेल के अंदर चले जाते हैं। अब उसके अलावा बात करते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स के से जो रिलीज होने वाले वेसिकल हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। टाइप्स ऑफ वेसिकल फॉर्म्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स भी होते हैं और लाइसोसोम्स भी होते हैं। अब सेक्रेटरी सेल्स की बात करें, इन ए हाईली सेक्रेटरी सेल द वेसिकल फॉर्म्ड बाय गोल्जी ऑपरेटर्स आर मेनली सेक्रेटरी वेसिकल containing protein substances that are to be secreted through the surface of cell membrane। जितने भी आपके सेक्रेटरी सेल लगा लें, जो आप ग्लैंड्स लगा लें, ग्लैंड्स में सेक्रेशन हो रही होती है कंटिन्यूस, तो उसके जो गोल्जी ऑपरेटर्स होगा, ग्लैंड सेल से मिलके बनते हैं ऑब्वियसली, और हर सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद होता है। तो इनके जो गोल्जी ऑपरेटर्स होंगे उनकी जो सेक्रीशन होती हैं उनके अंदर प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकलेंगे। ठीक है, these secretory vesicles first diffuse to cell membrane, then fuse it with it and empty their substances to the exterior by mechanism called exocytosis। सिंपल सी बात है, बार बार रिपीट हो रही है कि जैसे ही वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाते हैं तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर ई से एफ के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो कैल्शियम आयंस की वजह से स्टिमुलेट होता है। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, चैनल्स की ओपनिंग करवा देते हैं जिसकी वजह से जो भी मटेरियल होता है वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाता है। यूज ऑफ इंट्रासेलुलर वेसिकल टू रिप्लेनिश सेलुलर मेम्ब्रेन। अब हम जो आपकी बॉडी के अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर वेसिकल सिक्रीट करता है उनका क्या फंक्शन है। सम ऑफ the intracellular vesicle formed by Golgi apparatus fuse with the cell membrane or with the membrane of intracellular structures such as mitochondria and even the endoplasmic reticulum। जो गोल्जी ऑपरेटर्स के वेसिकल हैं या वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज कर जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। This increase the expanse of these membrane and thereby replenish the membrane as they are used up। तो जब एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का फिनोमेना होता है तो यूज क्या हो रही होती है, उस चीज की मेम्ब्रेन यूज हो रही होती है, टूट टूट के वही वेसिकल बना रही है ना, तो इस तरह सारी मेम्ब्रेन क्या हो जाती हैं, डिसरप्ट हो जाती हैं। उसकी जो रिकवरी है, जो उसका रिपेयर है, वो क्या कहाँ से आ रहा होता है, सेल के अंदर से ही। ऑब्वियसली जो गोल्जी ऑपरेटस है वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोटीन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही, कार्बोहाइड्रेट आपके गोल्जी ऑपरेटर से आ रहे हैं, वो मिलके क्या कर देंगे, जितनी भी मेम्ब्रेन जहां जहां रिपेयरिंग उसकी जरूरत होगी वहां वहां कर देंगे। फॉर इंस्टेंस द सेल मेम्ब्रेन लूजेस मच ऑफ इट्स सब्सटेंस एवरी टाइम इट फॉर्म ए फेगोसाइटिक और pinocytic vesicle and the vesicular membrane of the Golgi apparatus continually replenish the cell membrane। तो इधर बात वही की है कि जब डिसरप्ट होंगी मेम्ब्रेन कोई भी ऑर्गेनेली की,
चाहे फैगोसाइटोसिस में हो या पिनोसाइटोसिस में, तो रिप्लेनिश हो जाती है। ठीक है, अब जितने भी आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो द प्रिंसिपल सब्सटेंस फ्रॉम विच सेल एक्सट्रैक्ट एनर्जी आर फूड स्टफ। तो जितना भी आप खाना पीना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके वो क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारे बॉडी में मौजूद होती है, एटीपी की फॉर्म में। इन ह्यूमन बॉडी एसेंशियली ऑल कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिवर, बिफोर दे रीच द अदर सेल ऑफ द बॉडी। जैसे आप खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम से, दूसरा लीवर के सिस्टम से। इसी तरह जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में, फैट्स, फैटी एसिड में कन्वर्ट होके फिर सेल की तरफ आते हैं। अब जैसे ये सेल की तरफ आते हैं, हर सेल के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करके एटीपी बना देता है। ठीक है, ATP, not the original foodstuff, is fused throughout the cell to energize almost all the subsequent intracellular metabolic reaction. अब जो ATP है वो कहाँ से मिलके बने, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड की ऑक्सीडाइजेशन से। तो उसको एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। वो एनर्जी पैकेट्स क्या है, ATP। अब ATP का यूज कहाँ कहाँ होता है, जहाँ जहाँ जब हमें एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल लेके जाना है, कोई चीज नहीं प्रोड्यूस करनी है, तब भी उसकी सिंथेसिस में एटीपी का यूज होता है। कोई वर्क परफॉर्म करना है, जैसे मैंने कोई चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, तो ऑब्वियसली हर काम के लिए एटीपी का यूज हो रहा है। तो एटीपी के बेसिकली 3 यूजेस हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू मल्टीपल मेम्ब्रेन इन सेल, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, तब भी मैकेनिकल वर्क, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन का वर्क है, तब भी आपकी एटीपी यूज होते हैं। तो आगे इधर एग्जांपल दी हुई है इन्हीं तीनों प्रोसेस की, कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, सोडियम के अलावा कोई भी आयंस। उसके अलावा सिंथेसिस के बारे में की एग्जांपल दी है कि प्रोटीन की सिंथेसिस भी एटीपी यूज करती है। और अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिकल वर्क की बात करूं, तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो एटीपी यूज करती है। तो आपकी एक ही चीज बार बार इन्होंने रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फिर बात हो रही है इधर के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड आयन, यूरेट आयन, हाइड्रोजन आयन, ये सारे मिल मिला के क्या करते हैं कि एटीपी का यूज करवाते हैं। ठीक है, जब भी कोई ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होना है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट is so important to cell function that some cell, the renal tubular cell for instance, use as much as 80% of ATP that they form for this purpose alone. तो तकरीबन 80% जो ATP हैं वो इसी ट्रांसपोर्ट में यूज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्योरीन, पायरीडीन की सिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी यूज होती है। अब सेल की जितनी भी जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है ना, सेल की तकरीबन 75% तक जो एनर्जी है, जो एटीपी है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही इस्तेमाल हो जाती है ताकि ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तकरीबन 95% तक एटीपी बना रहा होता है। ठीक है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह उसको पावर हाउस बोलते हैं। तो एटीपी का फाइनल यूज क्या है, ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट कोई भी हो सकती है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, मैकेनिकल वर्क हो सकता है। तो इस सब में क्या होते हैं, एटीपी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इधर बताया है कि राइबोसोम्स क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे। वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसके अंदर क्या हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी से एटीपी बन रहे हैं। अब वही प्रोटीन सिंथेसिस के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एटीपी यूज हो रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट में सोडियम को ये तबादले में भी एटीपी यूज हो रहा है। तो ये था आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने राइबोसोम्स, उस प्रोटीन सिंथेसिस, उसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन देखा डिटेल के साथ। तो उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट की।
मैंने आपको जूम मीटिंग में भी बताया कि आपकी ये असाइनमेंट है जिसमें आपने देखना है कि आपका जो एटीपी सेल के अंदर जो जिस साइकिल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सिट्रिक एसिड और क्रैब साइकिल है, इसके अंदर क्रैब साइकिल, इसके अंदर क्या है कि आपने उस चीज को ड्रॉ करना है मैन्युअली, हाथ से उसको डिटेल से डिस्क्राइब करना है। आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये असाइनमेंट याद होनी चाहिए। आपने ये भी बताना है कि हर साइकिल के अंदर कितने एटीपी यूज हो रहे हैं, कितने एटीपी बन रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेट एटीपी जो बनते हैं हर साइकिल के, तो वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को जल्द से जल्द सबमिट करवाएं। आपने पिक्चर लेनी है इस असाइनमेंट की और पीडीएफ फाइल बना के अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर देनी है और वो मुझे जिप फाइल के अंदर मेल कर देंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।